Hello everyone. Today I am here for explaining exercise 3.4. तो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 तक. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़. किसकी? सम क्वाड्रिलेटरल्स की. जैसे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करेंगे और बाकी जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. तो देखिए, जैसा कि आपका पहला क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले अच्छे से कराया हुआ है. फिगर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है. ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यू ऑल नो वेरी वेल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका रोम्बस. ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स यानी कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अब आप देख सकते हैं इसके सामने प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो रोम्बस होता है वो एक तो क्या करता है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. इट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके साथ एक अदर प्रॉपर्टी और इसके साथ ऐड हो जाती है जो कि क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स अगर मैं एस क्यू एक डायगोनल ड्रॉ करूं और पी आर एक डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये जब डायगोनल कट होते हैं तो ये क्या होता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का आप जानते ही हैं, डिस्क्रिप्शन है अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका क्या होता है, जिसके कि एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं जैसा कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को, प्लस इसके साथ और क्या है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स इक्वल से मतलब आप समझ गए होंगे डायगोनल्स इसके कौन कौन से हैं, एन एल एन एम के. तो जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि स्क्वायर जो होता है उसमें सारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बहुत अच्छे से आपको सबको पता है. अब देखिए, लेकिन स्क्वायर में एक और क्या बात है कि देखिए वो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की एंड रेक्टेंगल की. यानी कि जो स्क्वायर होता है उसमें वो किस किस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की एंड रेक्टेंगल की. ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट है काइट. अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, यानी कि इसकी दो जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. जैसे कि इसमें गिवन है हमें ए डी एंड ए बी और इधर है सी डी एंड बी सी. ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं. तो द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इसमें क्या होता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, और वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. और हम यहाँ पर देख सकते हैं द फिगर मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, यानी कि एक ऑपोजिट पेयर एंगल्स का तो इक्वल होता है लेकिन जो दूसरा ऑपोजिट पेयर है वो इक्वल नहीं होता है. तो ये आपकी हो जाती है काइट. ठीक है, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पर आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. तो पहला स्टेटमेंट आप सबके सामने है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि देखिए स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट रेक्टेंगल की तो नहीं होती हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं. अच्छा, अगर हम यहीं पे इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो तब उस कंडीशन में येस होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि जो स्क्वायर होता है वो क्या करता है, रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. सेकेंड इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू. और क्यों होगा, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. लेकिन अगर यहीं पे हम इसका ऑपोजिट कर दें
क्या कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, ये ट्रू होगा क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। नाउ द सी इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो अभी अभी हमने जब प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसमें था कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो सारे रोम्बसेस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं। द नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, बट ये क्या कह रहे हैं, नॉट पैरेललोग्राम्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर होता स्क्वायर्स ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स तो ये क्या हो जाता ट्रू, बट यहाँ पर क्या है नॉट पैरेललोग्राम्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो ये होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि देखिए काइट्स में क्या होता है कि एक पेयर इक्वल होता है, तो वो तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू। द नेक्स्ट इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू। और क्यों हो गया? क्योंकि देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या होता है पैरेलल, जबकि पैरेललोग्राम में तो क्या होती हैं, दोनों पेयर जो होते हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर हमने कहा कि ऑल ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम, तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स। अब आपका लास्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, तो ये भी आपका क्या हो जाता है ट्रू। और क्यों हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर के भी क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, तो और हमें ट्रेपेजियम के लिए तो केवल एक पेयर ही चाहिए, जबकि स्क्वायर की दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब आपको यहाँ पर कुछ आंसर्स देने हैं कि आपको बताना है वो क्वाड्रिलेटरल का नाम जो कि जिसमें कि ए है आपका 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो आपके क्या हो जाएंगे रोम्बस एंड स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होते हैं सारे चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब बी में है आपका 4 राइट एंगल्स, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसमें कि 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो वो कौन से आपके हो गए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, क्योंकि उनमें क्या होता है चारों एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि अब आपको ये बताना है कि एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं। तो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी क्या होती हैं 4 साइड्स होती हैं, तो इसलिए रीजन भी हमने क्या लिख दिया बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स, इसलिए हम एक स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब सेकंड है आपका पैरेललोग्राम, कि हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती हैं उसकी जो ऑपोजिट साइड्स की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में भी ऐसा होता है, तो इसलिए हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ रोम्बस, कि एक स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों कह सकते हैं, बिकॉज देखिए इसमें क्या होता है रोम्बस में भी आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और डायगनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए हम एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। अब ऐसे क्या है, ऐसे ही है आपका अ रेक्टेंगल, तो अब हम देखेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ऐसा स्क्वायर में भी होता है, तो इसलिए हम उसको स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो कि जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसा तो रोम्बस में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है और स्क्वायर में भी हो सकता है, तो इन चारों में से कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इट कैन बी रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। द नेक्स्ट इज whose diagonals are perpendicular bisector of each other, perpendicular bisector of each other ऐसा कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो ऐसा होता है रोम्बस में और स्क्वायर में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इट कैन बी रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है,
अब है डायगनल्स आर इक्वल, तो ऐसा आपको पता है, प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद इजी हो जाता है। तो ऐसा होता है किसमें, स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में, कि जबकि एक क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर? नाउ आई एम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप सबको समझ गए होंगे क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो। तो देखिए इसका आंसर भी इसी में आ गया, क्योंकि हम सबको पता है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि 180 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो इसलिए आप आंसर क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज less than 180 degree. So we can say a rectangle is a convex quadrilateral. Clear? Now I'm moving to question number 6. This is the last question. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. और यहाँ पर हमें हेल्प के लिए क्या किया हुआ है, देखिए ये ट्राइंगल तो हमें कंस्ट्रक्टेड दिया हुआ है जिसमें कि बी एक राइट एंगल है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में ही गिवन है डॉटेड लाइन से इसको क्या किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म दे दिया, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी था राइट एंगल ट्राइंगल, उसी के साथ हमने एक डॉटेड ट्राइंगल भी बना लिया जिसमें कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि ओ से ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट इक्विडिस्टेंट कैसे हो सकते हैं। तो देखिए अब ये दो राइट एंगल हमने मिला दिए, कौन कौन से, ए बी सी एंड ए डी सी। तो ये दो राइट एंगल मिलाकर क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। टू राइट एंगल्स मेक अ रेक्टेंगल, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी का ये जो ओ है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ए सी और बी डी क्या है, इस रेक्टेंगल के डायगनल्स हैं। और अब देखिए हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम एक सीधे स्टेटमेंट में इसको हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो अब अगर हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओ है वो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, ए से, बी से, सी से एंड डी से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था ए बी सी से, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन में क्या दे देंगे, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी।